जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड लेवल सीरीज हमारी चल रही है। इसमें हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं जो टॉपिक आपको करवाऊंगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैलेंस बैंड थ्योरी के बेस पर जो क्वेश्चंस आएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इस पर आपको खास तौर पे ध्यान देना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वर्नर थ्योरी। तीन थ्योरीज है हमारी, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आपकी एक CFST क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। वर्नर जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ही सबसे पहले मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज की थी और इसलिए इनको 1913 का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो देखिए क्या कहती है थ्योरी, ये कहती है कि जो मेटल आयन होता है इसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये कहते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है, ठीक है ना, जो आयन के तौर पे अलग हो सकती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब ये कोई ज्योमेट्री फॉर्म नहीं करती कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसको ऑक्सीडेशन नंबर से, जो मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उससे सेटिस्फाई किया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये आयन के तौर पे बाहर नहीं निकलती है, ये डायरेक्शनल होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो लिगेंड, कितने लिगेंड है, 4 5 6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बने हैं, उनके द्वारा ये सेटिस्फाई की जाती है। और ये आइसोमर्स फॉर्म करती है, जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना, वो इसके कारण होता है, सेकेंडरी वैलेंसी के कारण। अब जैसे कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 3 आएगा, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई 3। सेकेंडरी वैलेंसी, लिगेंड्स सारे मोनोडेंटेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। ये आयनाइज कैसे होगा, पानी में डाला आपने, इस तरह से ये जो हिस्सा है ये अलग आयन के तौर पे निकल जाएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा है जहां पे सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये आयन के तौर पे अलग नहीं होगी। अच्छा जी, अब कहता है कि जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो मेटल आयन को दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करना होता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को। अगला पॉइंट बोलता है कुछ नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि डुअल नेचर रखते हैं, मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी काम कर सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो ये 1 2 3 4, आप जो 4 स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जो रेड कलर से मैंने Cl को दिखाया है ये प्राइमरी वैलेंसी है, Cl3 जो यहां था आपका, और जो NH3 ये है ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये रही। तो यहां पे ऑक्टाहेड्रल ऐसे कैसे रहेगा। अब ये जो Cl3 है ये डुअल नेचर रखता है, ये मतलब Cl- जो होता है ये प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे भी आ सकता है और सेकेंडरी की तरह भी आ सकता है। तो जहां पे आपके ग्रीन के साथ मैंने रेड लगा दिया है, मतलब वो क्या लिगेंड के तौर पे अंदर चला गया है, ठीक है। जैसे मैं पहले की बात करूं, इसकी वर्नर के टाइम पे इस तरह से लिखा था, प्राइमरी वैलेंसी को मेटल आयन के साथ लिखा जाता था और सेकेंडरी वैलेंसी को अलग से लिखा जाता था। मॉडर्न नोटेशन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी को मेटल आयन के साथ लिखा जाता है और जो आपका आयनाइजेबल पार्ट होता है आयनाइजेशन स्फीयर, इसको अलग से लिखा जाता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे शायद ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे CONH3 का 6 Cl3, मतलब इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो NH3 का 6 इनसे बनेगी, 6 NH3 घेर लेंगे CO3 प्लस को इस तरह से, और 3 Cl है ये कहीं भी लग जाएंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ लगाओ, आप यहाँ लगा दो, यहाँ कहीं लगा दो, क्योंकि ज्योमेट्री नहीं होती है। दूसरे में से क्या बोला, 1 Cl- अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, तो सेकेंडरी वैलेंसी का हिस्सा बन गया, ज्योमेट्री में आएगा। तो 5 तो NH3 हो गए, 1 2 3 4 5 और एक क्या हो गया Cl। तो Cl ने कैसे काम किया है, पहले बाहर था अंदर चला गया, डुअल नेचर रखता है, इसलिए ग्रीन भी शो किया है और मैंने रेड भी शो किया है और ग्रीन भी शो किया है, ठीक है। ये कहता है क्या, 1 और Cl- को अंदर ले जाओ, कोऑर्डिनेशन पर सेम रखना, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 और 6 हो गया, यहाँ पे 4 to 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 Cl- जो है वो अंदर जा चुके हैं, डुअल नेचर रखते हैं, इसलिए ग्रीन के साथ मैंने रेड भी शो किया कि सेकेंडरी वैलेंसी है और आपका ये आयनाइजेबल पार्ट था वहां से आया, डुअल नेचर, दोनों वैल्यू शो कर रखी मैंने। 1 Cl आपका बाहर रह गया, ठीक है, मतलब जो आयनाइजेबल हिस्सा है, ज्योमेट्री अभी भी क्या आपकी ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्या करता है, तीसरे Cl को भी अंदर ले आता है, इसको भी अंदर ले आता है, तो 3 NH3 हो गए और 3 क्या हो गए आपके Cl। तो यहाँ पे क्या है, ये तो इनका स्ट्रक्चर हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब अगर इसको पानी में डाल देते हैं तो ये जो हिस्सा है आयनाइजेशन स्फीयर का, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, सिर्फ वही हिस्सा इससे अलग होता है। 3 Cl- अलग होगा, 2 Cl- अलग होगा, 1 Cl- अलग होगा, इसमें वो है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये आयनाइजेबल है ही नहीं। इसमें कितने आयन मिले,
3 तो ये और एक ये 4 आयन, 2 और 1 3, 1 और 1 2। जितने ज्यादा आयन मिलते हैं उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है ज्यादा। तो कोई पूछ ले कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, तो पहले वाले की, उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है ज्यादा है। अब इसमें अगर आप देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6NH3, इसमें कितनी है 5NH3 है और एक Cl-। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है 4NH3 और 2 Cl-, 3NH3 3 Cl-। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है इसकी, इस वाले केस में 3 Cl- से सेटिस्फाई, और इसमें क्या हो रही है आपकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय, एक मिनट रुकना, इसे लिखा 3 Cl-, ठीक है। हाँ, अब देखो उसमें से ना जो डुअल नेचर शो कर रहा है जो अंदर चला गया वो साथ में दिखाना शुरू कर दिया। 3 Cl- तो सभी में है, ठीक है, और जो आपका एक Cl- इसमें डुअल नेचर शो कर रहा है जो अंदर चला गया, इसमें 2 कर रहे हैं इसमें 3 कर रहे हैं, वो अलग से लिख दिए गए, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज आएगी वो क्या है, ये होगा आपको उसको आयनाइज करना आना चाहिए, और वो कितने आयंस बनेंगे, किसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वर्नर थ्योरी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद कुछ लिमिटेशन और देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है कि फिर सवाल उठा कि वर्नर साहब आप ये बताइए ऐसा क्यों है जो सेंट्रल मेटल आयन है अधिकतर डी ब्लॉक का ही है, एस ब्लॉक का मेटल इसको क्यों नहीं कर रहा है, और पी ब्लॉक के बहुत कम ही क्यों कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों कि कुछ एक मेटल आयन ही होते हैं, कुछ एक एलिमेंट है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दूसरा पूछा गया जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी ज्योमेट्री फिक्स क्यों है, कि 6 कोऑर्डिनेशन में तो ऑक्टाहेड्रल है, 4 है तो ना तो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऐसा क्यों है। अगला पूछा गया why do these complexes having definite optical and magnetic properties, कि इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट आता है, या फिर पैरामैग्नेटिक आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है, पैरामैग्नेटिक आ रहा है तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, साथ में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी इनके पास, ये एनेंशियोमर है, डायस्टेरोमर है, किस तरह से जो पढ़ाया था। तो इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन वर्नर साहब नहीं दे पाए, ये इसकी लिमिटेशन थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, VBT। ये क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके पास ऑलरेडी पहले से ही उतने खाली ऑर्बिटल्स होंगे जितने लिगेंड्स को उसको अपने साथ पकड़ना है। A suitable number of vacant orbital must be present in central metal ion for formation of coordinate bond with ligands, ठीक है। दूसरा बोलता है सेंट्रल मेटल आयन कैन यूज एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ sp and d ऑर्बिटल्स फॉर द हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। मतलब जैसे 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन इसमें पॉसिबल है, sp3 या dsp2, ठीक है। ये बोर्ड लेवल बोल रहा हूं, होती तो d3sp है पर वो आपके सिलेबस में चीजें है नहीं, ठीक है। तो या तो मतलब एक तो s ऑर्बिटल खाली हो और 3 p खाली हो, या एक d खाली, एक s खाली, 2 p खाली, कोऑर्डिनेशन 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन में अगर 6 है तो d के 2 खाली होने चाहिए, s का 1 खाली होना चाहिए, p के 3 खाली होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि d के तो 5 खाली है और p का 1 खाली है और हम बोले जी हो गया काम, तो बोर्ड लेवल पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है कि खाली ऑर्बिटल से काम नहीं चलेगा, वो सूटेबल नंबर में होने चाहिए कि s में कितने चाहिए थे, p में कितने और d में उतने उसमें होने चाहिए, ठीक है जी। फिर बोलता है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर अलाउड टू ओवरलैप विद दोज लिगेंड्स ऑर्बिटल्स दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग, कि मेटल आयन उन्हीं के साथ ओवरलैपिंग करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो, ठीक है। फिर बोलता है कि आउटर ऑर्बिटल यानी कि हाई स्पिन या इनर ऑर्बिटल यानी कि लो स्पिन किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो डी ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है वो आउटर शेल का किया जा रहा है या पेनल्टीमेट शेल का किया जा रहा है। अगर आउटर शेल का किया जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल का, तो हाई स्पिन होगा, और पेनल्टीमेट शेल का मतलब सेकंड लास्ट शेल का यूज किया जा रहा है तो वो आपका इनर और वो होगा आपका लो स्पिन होगा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 या sp3d2 होगी, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, अगर ये होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी आपकी, स्क्वायर प्लेनर। और sp3 है तो क्या बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। If orbitals have unpaired electron, then nature of complex is paramagnetic। जैसे जब आप क्वेश्चन कराऊंगा हमने तो देखना, अगर इस तरह से कहीं भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ जाएगा तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका, वो पैरामैग्नेटिक होगा। उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन।
और अगर सारे के सारे पेयर्ड हो जाए ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। अब ये जो बात मैंने बोली है इसको और अच्छी तरह एग्जांपल के जरिए समझेंगे, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 एग्जांपल है। देखिए इसमें क्या है, जिंक। सबसे पहले आप जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आपसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, या मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, या मैग्नेटिक नेचर पूछेगा। तो आप कैसे करेंगे, जिंक जो मेटल है ना आपका, पहले उसकी जिंक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, उसके हिसाब से डी, एस और पी बना दो, जहां जहां इलेक्ट्रॉन है उसको फिल कर दो। ठीक है जी। अब जिंक पे निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। NH3 पे 0 होता है, हमें पता है, तो ये आपका X प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू कितना, 2। तो कितना आ गया, X2 आ गया। मतलब जिंक ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी, Zn2 प्लस। अब Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कहां से निकलेगा, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकाल दिया, 4s 0 हो गया, बाकी लिख दिया। उसके हिसाब से डी में 10 आ गए, भर दिए। अब जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 है, तो जहां आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है उसके आगे के उतने ही बॉक्सेस पर कट लगा दो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा गया है यहां इस वाले, ये रहा, ठीक है, जो आपके आयरिक फॉर्म थी उसमें जाने के बाद उसके आगे कितना, 4 कट लगा दिए। तो उसमें क्या, एक तो 4s का है और 3 4p के आए हैं, तो क्या आ गया, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है आपका, इस फॉर्मूले में n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये 0 है, तो 0 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, सारा क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 0 आता है। NiCO4 शुरू में निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। CO का 0 होता है, ऊपर कुछ नहीं होता, इक्वल टू 0, तो X के एज इट इज रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है जी, हमने लिख दिया Ni के हिसाब से, ये लिख दिया। अब हमने क्या देखा, अब एक चीज ध्यान रखना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पेयरिंग मतलब अगर कहीं पे अनपेयर्ड रह गया ना, जैसे डी में कोई अनपेयर्ड, तो उसको पेयरिंग करा देंगे। और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करेंगे, वीक है तो नहीं करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो जहां पे जो डोनर एटम होता है वो कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, तो आप उसको नॉर्मली स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही मानकर चलेंगे। इसके अलावा जब कोई और होगा, जैसे हेलोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, तो उसे क्या वीक लिगेंड की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली इस तरह से याद रख सकते हैं आप, या यूं याद रख लो, और भी इजीली बताऊं तो NH3 En NO2 Cn CO, ठीक है। इनमें से कोई हो जाए तो स्ट्रॉन्ग मान लेना, बाकियों को वीक मान लिया करो, इन्हीं में से अटकता है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, देखा इसका ऑक्सीजन 0 आ रहा है, 0 तो Ni लिख दिया। पर मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, कार्बन डोनर एटम है, और 2 ये आपके अनपेयर्ड रह गए, तो जो 4s में इलेक्ट्रॉन, एक को उठा के यहां डालो, एक को उठा के यहां डालो, ये हो गया। अब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, 4 आ गए, खाली बॉक्सेस कट कर दो, 1 2 3 4, तो एक तो s में से और 3p में से कटे, क्या आ गया, sp3। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। मैग्नेटिक नेचर क्या है, डायमैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, इसका भी 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पहले आप ऑक्सीडेशन में निकाल लेते हैं, इसका x है, H2O का 0 होता है, इक्वल टू में क्या है, जो ऊपर चार्ज का 2, तो x क्या है, 2 Ni2+, ठीक है। निकल के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक है, उसके हिसाब से आपने ऑर्बिटल्स भर दिए, ठीक है। अब Ni2+ है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकले 2, अब Ni2+ के लिए करेंगे तो 4s क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 4s 0 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भर दो, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो में से क्या, बड़े, जो मैथ का सबसे बड़ा नंबर होता है ना शेल का, वहां से निकालते हैं, डी में से निकाल दो, यहां से निकल गया, ठीक है। अब ये गायब कर दिया, तो अब ये बचते हैं मेरे पास। अब मेरे पास जो लिगेंड है वो H2O है ना, तो इसमें कार्बन है ना नाइट्रोजन है, कि डोनर एटम कार्बन है नाइट्रोजन, तो क्या वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो मैं पेयरिंग नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। अब इसकी जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, 4 खाली भर दो, उसके बाद कट कर दिए 4, मतलब भरने का मतलब कट कर दो 4, क्या आ गया, sp3। हाइब्रिडेशन sp3। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, √N+2, n क्या आएगा इस बार, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 लिख दो यहाँ पे। अच्छा, लिखा नहीं मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2+2, ठीक है ना, 4 8, √8 आपका आ गया, तो लगभग आपका √9 क्या होता है, 3 होता है ना, तो लगभग 2.8 के आसपास लगभग ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा।
ठीक है, 2.7 के आसपास आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें डोनर एटम है कार्बन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये। जैसे क्वेश्चन देखो, पहले लिगेंड देख लिया करो, लिगेंड का नेचर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। Ni ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपका x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, तो Ni प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो Ni लिख दिया मैंने, कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भर दिए। Ni2 प्लस लिखा, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन भर दी, 4s को 0 कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले वहां से। अब मैंने क्या देखा, अब फिर से ऐसे 2 अनपेड आ रहे जैसे ऊपर आ रहे थे, पर इस बार लिगेंड कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग है, तो इसको उठा के यहां ले आऊंगा, इसकी पेयरिंग कर दूंगा। ये कर दी मैंने पेयरिंग। अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन भरा है उसके बाद क्या करो, 4 खाली बॉक्सेस कट कर दो, तो 1 2 3 4 क्या आ गया, DsP2। तो हाइब्रिडेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे sp3 लिख दिया मैंने, यहाँ पे DsP2 आएगी। इसको थोड़ा सही करते हैं, हाइब्रिडेशन क्या आ गई आपके पास, DsP2, और मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया आपका, डायमैग्नेटिक, सारी पेड इलेक्ट्रॉन है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CuH2O, अच्छा कोऑर्डिनेशन में लिखा ही नहीं मैंने इसमें, H2O4, ठीक है, 2+, कॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ठीक है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये X है, प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2, कितना आ गया आपका, Cu2 प्लस आ गया। उस 2 इलेक्ट्रॉन गायब करेंगे, पहला कहां से निकलेगा 4s में, दूसरा कहां से निकलेगा 3d में, 3d क्या हो गया 9 हो गया, ये भर दी हमने। ठीक है जी, इसके आगे हमने 4 ऑर्बिटल कट कर दिए, 1 2 3 4 ये कट हो गए सारे के सारे। ठीक है जी, sp3 इसकी हाइब्रिडेशन आ गई है। ओके, मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया आपका, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 into 1 plus 2 √3 आ गया, 1.73 बोर मैग्नेटिक। ठीक है जी, अब ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया NH3। अब इसमें क्या है आपका, ये 4 आ गया, कॉपर वाले केस में होगा ऐसा, ध्यान रखना, कॉपर जब NH3 के साथ है। अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये हो गया, चार्ज निकाला, इसमें 2+ आएगा, 2+ के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चलता आ रहा है सारा का सारा। पर इसमें क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन JTD आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देने में टाइम खराब करूंगा नहीं, बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन नहीं है, और ध्यान रखना पड़ेगा। कॉपर गैस NH3 और 2+ ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा हो तो क्या करोगे आप, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां डाल दोगे। ठीक है, अब 4 खाली ऑर्बिटल काटोगे आप, तो क्या कटेंगे, DsP2। तो DsP2 के हिसाब से स्क्वायर प्लेनर तो हो गई आपकी ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे काटा है ना, उससे पहले क्या है, सारे अनपेयर्ड है, इसको मत कंसीडर करना, सारे अनपेयर्ड, डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, DsP2 हाइब्रिडेशन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 ही आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये मैं लिखना ही भूल गया था कहीं पे इनके बारे में, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। देखो एक बात मैं बताता हूं, केमिस्ट्री पूरी तरह से ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डायमैग्नेटिक होता है, एक्सपेरिमेंट देखा गया इसका मैग्नेट 0 आ रहा है 0, इसके हिसाब से करूंगा तो √3 आ जाएगा, 1.73 बोर मैग्नेटिक, क्योंकि आ रहा है 0। तो क्या करें कि उसको एक्सप्लेन कर सके, उसके हिसाब से थ्योरी बनती है। थ्योरी के हिसाब से कंपाउंड काम नहीं करते, कंपाउंड अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनके अकॉर्डिंग थ्योरी बनाई जाती है। और जिनको उसी की नॉलेज नहीं होती, मतलब जहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाती, तो बच्चा बोलता है क्रैमिंग है। क्रैमिंग नहीं है, रट्टा नहीं है, एक्सप्लेनेशन है इनकी भी। JTD में आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, मास्टर से ग्रेजुएशन पढ़ते हैं इसके बारे में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Fe इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये बना दिया। अब यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कितना आ गया, x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 2, कितना आ गया आपका 6, और 2+ आ गया। ठीक है, 2+ के हिसाब से यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए जी। अब D6 दिखा दिया, 6 भर दिए, ये आपका 4s आ गया, ये आपका 4p आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 बॉक्स काटने, देखो वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करूंगा इसलिए। अब यहां पे तो खाली दिख रहे हैं मुझे 4, 1 2 3 4, 6 कैसे भरूं,
तो 4s हो गया, 4p हो गया, आगे क्या दिखाओगे फिर 4d दिखाओगे आप। अब ध्यान देना इस चीज का। अब 6 खाली ऑर्बिटल काटने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 sp3d2। अब देखो d कहां आ रहा है, बाद में आ रहा है ना, 4d का d लिया गया, इसलिए इसे बोलते हैं हाई स्पिन। ये जो आउटर मोस्ट शेल है, फोर्थ शेल, 3 क्या है आपकी पेनल्टीमेट शेल, सेकंड शेल। देखो पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी, आउटर मोस्ट तो 4 हो गई ना। तो आउटर मोस्ट शेल का अगर डी यूज हो रहा तो हम बोलते हैं हाई स्पिन, और अगर 3D का यूज हो रहा होता है आउटर मोस्ट, तो फोर्थ शेल है, 4s आ रहा है इसके अंदर, तो पेनल्टीमेट का डी यूज होगा तो उसे क्या बोलेंगे, लो स्पिन। बात करेंगे अभी उसकी भी। तो हाई स्पिन हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर क्या आ गया, पैरामैग्नेटिक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। निकाल दो उसका मैग्नेटिक मोमेंट, √4, 4 + 2 6 × 24, 24 अंडर में आ गया, कितना आएगा 4.9 बोहर मैग्नेटन के आसपास आ गया, ठीक है जी। अब ये वीक लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी क्या आएगा 2+, Fe हो गया x, Cl पे होता -1 चार्ज, तो 6 Cl पे कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या आएगा -4, क्या आ गया सोल्व करके 2 आ गया, मतलब Fe2+। अब यहां भी क्या करोगे, सेम टू सेम इसी तरह से आपने बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए यहां से, ये गायब कर दे, 2+ आ रहा है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, d में 6 आ गए जी। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर दो, इसको उठा के यहां ले आओ, इसको उठा के यहां ले आओ। अब खाली कहां से हुए, यहां से हुए, 2 तो d के, 1 s का और 3 p के, हो गए ना 6। तो हाइब्रिडेशन क्या है, d2sp3 आई, d2sp3 आई। तो इसलिए इसका जो क्या बोलते हैं हाइब्रिडेशन लो स्पिन होगा, d क्या आ रहा है 3d वाला आ रहा है ना, आउटर मोस्ट शेल तो 4th है, 3 में से d यूज कर रहे तो क्या आएगा, लो स्पिन कहलाएगा ये आपका, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, सारे वो है आपके पेयर्ड है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया आपका 0। ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल, इसकी भी और इसकी भी। जहां पे sp3 हाइब्रिडेशन आई है उनकी क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, और जिसकी dsp2 आई उसकी क्या होगी स्क्वायर प्लेनर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वैनिडेम की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, अच्छी बात है। ये भी कर दिया हमने, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब v पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, x + 6 × 0 = 2, 2+ आके 2+ के हिसाब से 4s के इलेक्ट्रॉन 0 कर दो, ठीक है, हो गया जी। अब इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब एक बात को समझना, NH3 क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, नाइट्रोजन डोनर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन अब आप पेयरिंग नहीं कर सकते। पेयरिंग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 ही संभावनाएं हैं हाइब्रिडेशन की, या तो लो स्पिन d2sp3 या हाई स्पिन sp3d2। अगर मैं इसकी पेयरिंग कर दूं यहां पे तो d3sp2, ऐसी कोई हाइब्रिडेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में होते हैं, d सब शेल में 3d में अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो भले ही लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग दिया गया हो, आप पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, आप पेयरिंग नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडेशन d2sp3, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, 3 एम्पीयर है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, √n+2, √3, 3+2 5, 5 3 15, √15 3.988 के आसपास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहां भी ऑक्सीडेशन में निकालोगे ना, x + 6 × -1 = -4, क्या आ गया 2 आ गया, b2+। मैंने डिवाइड कर दिया, ये उसके हिसाब से बॉक्सेस भर दिए, ऑर्बिटल्स भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s में जाएंगे, 4s खाली हो जाएगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। अभी भी क्या है d2sp3, यहाँ पे वीक लिगेंड है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में इसमें क्या है आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइब्रिडेशन सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक है, भाई 0 कैसे लगा दी मैंने, ये मैग्नेटिक मोमेंट वही रहेगा जो ऊपर वाला है। मैग्नेटिक मोमेंट वही रहेगा जो कि ऊपर वाला 3.9 बोहर मैग्नेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस, MnCl6 4-, ठीक है। अब यहां पे हमने Mn है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ऑर्बिटल्स भर दिए, ठीक है। 4s2, देखो लास्ट के 2 ही लिया करो इसमें, 4s2 और 3d, बस इसके हिसाब से भर दिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो वो क्या आ गया आपका, देखो x + 6 × -1 = -4, क्या आ गया 2 आ गया। Mn2+3 आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 4s में 0 हो जाएंगे, उसके हिसाब से आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब क्योंकि वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेंगे, मैंने कहा 5 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें 5 है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन पर 6 खाली ऑर्बिटल कट कर दो, तो
तो एक तो यहां से आपका S हो गया, 3 P हो गए, 2 D हो गए। D आउटर मोस्ट शेल का D है, D बाद में आ रहा है, हाई स्पिन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें 5 एम्पीयर है। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, 5.9 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो MnCN6 4 माइनस, यहां भी जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना तो x + 6 × -1 = -4 कितना आ गया? 2 आ गया। यहां पे 2 आ गया। इसको किया। अब इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब पेयरिंग करेंगे, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, ये हिसाब किताब आ गया। अब इसका है कि 6 खाली ऑर्बिटल्स कट कर दो। क्या आ गया? D2sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, D पहले आ रहा है, देखो S से पहले D आ रहा है, वाला कट हो रहा है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा आपका? लो स्पिन हो जाएगा, लो स्पिन। मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक, एक एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, n की जगह 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1.414 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या तो आएगा 4 हमारे काम, या आएगा 6। 4 आएगा तो उसके दो केसेस हो जाएंगे, या तो चीज जाएगी टेट्राहेड्रल की तरफ या जाएगी स्क्वायर प्लेनर की तरफ। अगर टेट्राहेड्रल की तरफ गई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, और स्क्वायर प्लेनर की तरफ गई तो dsp2 आएगी। 6 है तो एक ही केस बनता ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री सिर्फ क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। पर इसमें दो केस बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या तो D2sp3 होगी, D पहले आएगा S से, या होगी sp3d2, D बाद में आएगा S की। जब D पहले आएगा तो इसको बोलेंगे लो स्पिन, D बाद में आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। ठीक है, तो ये सब ऊपरी तौर पर चीज आ गई है। अब ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, इसकी बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि सबसे पहली कमी क्या? कि सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में Mn2+, Mn2+, ये आपका शो कर रहा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये शो कर रहा है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका कोई आंसर नहीं था। दूसरी चीज, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कलर्ड होते हैं, अधिकतर क्या है? कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। इनका रंग किस कारण से आ रहा है उसका इनके पास कोई आंसर नहीं था। जैसे आप नग पहनते हो ना अंगूठी में, जो ब्लू कलर का होता है कॉपर आयन के कारण आता है, इस तरह से सबके अलग अलग कलर होते हैं। तो क्यों आ रहा है इसका कोई एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था। इसके अलावा जो इसका जो कॉपर वाला मैंने केस लिया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को आगे लेके गया था मैं, ठीक है, कॉपर वाला जो मैंने केस लिया था, तो उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन को आगे लेके गए हैं, ऐसा क्यों किया गया? भाई नॉर्मली तो ये होना चाहिए था ना, जहां पे जितना आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, जो भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जो भी आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसके हिसाब से आप अपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते। जैसे ये वाला केस था कॉपर वाला, ये जो है, इसको क्यों आप आगे लेके गए? इसको ऊपर वाले की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया कि एक अनपेड है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 लो, उसके हिसाब से पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक क्यों है? ऐसा क्यों किया गया? उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। अगली चीज, जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप इन फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, ये मैथमेटिकल वैल्यू और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, काफी सारे ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस थे जो कि मिसमैच कर रही थी। तो क्यों ऐसे मिसमैच कर रही है उसका इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसके अलावा उसने बहुत सारे अपने जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स लिए, जो फॉर्मूलेज वगैरह बनाए, उसने बहुत सारे एजम्पशंस लिए गए कि भाई हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, उसके पास कोई एविडेंसेस नहीं थे उनके पीछे। अगली चीज, किसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोला जाएगा, किसे वीक लिगेंड बोला जाएगा, उसके पास इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। यहां पर तो क्या है, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और लिगेंड बताए हैं, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताए थे, ये तो मैं भी पढ़ाऊंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां से पता चलता भाई ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, उसने ऐसे एक सीरीज बना दी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई थी। ठीक है, तो ये सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां भी थी। तो चलते हैं इसके आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की तरफ, और वहां पर फिर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड जो होते हैं उनके लिए टेबल बनी मिलेगी आपको, और वो जो टेबल है उसी से हमें स्ट्रॉन्ग और लिगेंड का पता चल जाएगा वीक का। हालांकि रीजन क्या है उनके पीछे वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की। इसका पहला पॉइंट बोलता है कि जो मेटल आयन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन है उसे हम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, और जो लिगेंड है उसको हम पॉइंट नेगेटिव चार्ज मानेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि मेटल को हम
वो पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, लिगेंड को नेगेटिव नहीं, पॉइंट पॉजिटिव और पॉइंट नेगेटिव बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कंसीडर करके चलती है कि जो लिगेंड और मेटल आयन के बीच में बॉन्ड है वो 100% क्या होता है, आयनिक होता है, प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक के लिए जरूरी कि ओवरलैपिंग ना हो, ओवरलैप ना हो इसलिए जरूरी है कि ऑर्बिटल क्या हो, छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। और अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इससे क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, इसीलिए इस थ्योरी के नाम में क्या है, क्रिस्टल आया है। अगला बोलता है कि अगर एक लिगेंड न्यूट्रल आ जाए, जैसे कि H2NH3 न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो मेटल आयन की तरफ क्या होगा, जो मेटल आयन है उसकी तरफ इन लिगेंड्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हिस्सा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इनकी तरफ होगा। ठीक है, ऐसे। अगला बोलता है व्हेन लिगेंड्स अप्रोच टू सेंटर मेटल आयन द डीजेनरेसी ऑफ 5d ऑर्बिटल स्प्लिट, मतलब पहले पांचों जो ऑर्बिटल थे वो बिल्कुल एक समान एनर्जी रखते थे, ये एनर्जी थी। जैसे लिगेंड इसके पास पहुंचते हैं, इनकी एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, फिर क्या स्प्लिट हो जाते हैं दो हिस्सों में। ये तीन ऑर्बिटल जो आप देख रहे हो, dxy, dyz, dzx, इनको बोलते हैं T2g। अगर मान लो अब यहाँ पे ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, T2g बोलते हैं, T2g, T2g। और जो ऊपर दो रह गए dz² dx² -y², उसे क्या बोलते हैं, Eg। जी क्या, जी हम जीरेड है, यहाँ पे जीरेड मतलब इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, क्या इतना घुसो मत, खाली Eg T2g तीनों दिमाग रख लो। ठीक है, अब अगर लिगेंड वीक है, अगर लिगेंड वीक है तो इनके बीच की दूरी कम होगी, मतलब जो स्प्लिटिंग है ना वो कम होगी। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो कम मेथड का चक्कर भी क्या है, हर एक Eg का ऑर्बिटल इसको कितना डिस्टेबलाइज करेगा, एनर्जी बढ़ने के बाद क्या डिस्टेबलाइज करना, वो करेगा +0.4 dq। और जो नीचे इसको स्टेबलाइज कर रहा है, एनर्जी कम कर रहा है, वो कितना होगा, -0.4 dq। क्योंकि मान लो 6 आ गया इसमें, 6 चौक 24, मतलब 0.4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। वहां पे हर एक के कारण 0.6 है, तो 4 के कारण कितना हो जाएगा, प्लस का 0.24 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 2.4 हो जाएगा। तो प्लस का 2.4 माइनस का 2.4 कितना आएगा, पहले जितना ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इतना ये इसको डिस्टेबलाइज करता है, सॉरी डिस्टेबलाइज करता है, ये इतना स्टेबलाइज करता है। एनर्जी कम तो स्टेबलाइज, एनर्जी ज्यादा तो डिस्टेबलाइज। अब यहां पे क्या है, यहां भी ऐसा ही होता है। आप बोलोगे फिर यार फर्क क्या, ये भी 0.4 0.6, ये भी 0.4 0.6। इसकी 0.4 0.6 की वैल्यू अलग होती है, इसकी अलग होती है। जैसे मान लो 100 में से बात करूं तो ये 40 है, वो 60 है। लेकिन 1000 में से बात करूं तो ये कितना, 400 600। तो ये बड़े नंबर हो गए ना, पर है तो 1000 का कितना, 60% 40%, तो उस हिसाब से ही है। ठीक है, जो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, उसमें भी स्प्लिटिंग होती है, पर उसमें कम होती है। ऑक्टा के मुकाबले कम स्प्लिटिंग होती है। कितनी कम होती है, ये रिलेशन रहता है कि ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है उसके मुकाबले 4/9 टाइम रहती है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम रहती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हम पेयरिंग क्यों कर देते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे पास अब ये यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, अब यहाँ 1 2 3, अब दो रास्ते बनते हैं, तो ऊपर जाओ यहीं पेयरिंग करो। तो देखता है कि यार यहां पेयरिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, ऊपर जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये वैल्यू कम, ये स्प्लिटिंग कम होती है ना, इसलिए यहां पे क्या है, अगर पेयरिंग करवा दोगे तो वो एनर्जी ज्यादा होगी, इसलिए क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, 4th को भी 5th को भी। क्योंकि पेयरिंग कराओगे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, तो क्या करो, ऊपर ले जाओ। इसलिए वीक लिगेंड वाले भी पेयरिंग नहीं दिखाते। स्ट्रॉन्ग में क्या है, अब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 1 2 3, फिर से वही रास्ता आ गया, ऊपर जाए कि नीचे आए। तो ये कहता अब ऊपर जाओगे तो बहुत बड़ा नंबर, एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से उतनी नहीं बढ़ेगी। तो क्या करो, इसको नीचे रखो, पेयरिंग करवा दो इनकी। इससे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग होती है, क्योंकि उसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है पेयरिंग के मुकाबले। वीक लिगेंड में पेयरिंग वाली ज्यादा होती है, इसलिए उसमें क्या ऊपर लेके जाते हैं, इसमें नीचे रखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले में मोस्टली क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीक वाले में क्या बनते हैं, मोस्टली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, जिसने ये बताया कि देखो कौन सा लिगेंड कितनी स्ट्रेंथ रखता है। तो इसमें ध्यान रखना, जहां पे नाइट्रोजन और कार्बन डोनर आ रहे हैं वो सारे क्या है आपके, लास्ट के 5-6 आते हैं मोस्टली, ये आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बाकी जिसका जो आपको याद रहा क्या, वो सारे क्या वीक कंसीडर करके चलो। ठीक है,
तो ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की कुछ कमी थी। पहली तो ये कि उसने 100% आयनिक बॉन्ड माना था लिगेंड और मेटल आयन के बीच में, कि फर्जान रूल से हमें पता है कोई बॉन्ड 100% आयनिक नहीं हो सकता, कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। पहले तो ये कमी हो जाएगी। दूसरा, जो आपके वीक लिगेंड्स हैं वो है जिनके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जबकि CO और NO जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको उसने स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसके पीछे रीजन नहीं बताती है जो CFST है, तो ये इसकी कमियां थी। तो स्टूडेंट आज जो करवाया उसमें सबसे मेन है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के न्यूमेरिकल्स, मतलब जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और एक CFST। यहां से आने के चांसेस ज्यादा है, इन पर आप ज्यादा फोकस करना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर का सम्मान कीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। तगड़ा ध्यान दीजिए। जय हिंद।